Hello everyone, welcome to our channel AJ Pharmacy. So today we will discuss about acidosis and alkalosis. एक्चुअली जो हम बात करते हैं pH की इरेगुलेशन की वजह से दो कंडीशन हो सकती है हमारे फिजियोलॉजिकल बॉडी के अंदर, दैट इज़ एसिडोसिस और एल्कलोसिस, है ना। इस चीज़ का होना जो एसिडोसिस है ये भी अच्छा नहीं और एल्कलोसिस का होना ये भी अच्छा नहीं है ना। इसलिए हम इसको ऑप्टिमम लेवल में लाने की कोशिश करते हैं। सो इसके बारे में हम सारी चीज़ को देखेंगे और हम बात करते हैं जो हमारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है एक उसको होने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे और किस तरीके से हमारा बॉडी का ये मैकेनिज़्म होती है, क्या होते हैं और क्या इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हम इनको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। हमने इस टॉपिक का ऑलरेडी पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स बना रखा है, हमने उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाके इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब देखते हैं क्या होता है हमारा एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। तो एक्चुअली हम हमेशा आपको बोलते हैं जो वर्ड होता है वो अपना मीनिंग खुद ही दे देता है जब आप उसको स्प्लिट कर लेते हो, उसको समझ लेते हो। सो एक्चुअली जो एसिडोसिस है इसमें जो आप देख रहे होगे एसिड आ रहा है ना, और ओसिस का मतलब ऑब्वियसली जो ऑकरेंस और द हम बात करते हैं कंडीशन। सो हम बात करते हैं ऑब्वियसली देयर इज ए कनेक्शन विद द एसिड इस कंडीशन में, है ना। सो इस कंडीशन में होता क्या है, देयर इज ए इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एसिड, है ना। सो एसिड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड हम बात करते हैं एल्कलोसिस में आपको एल्कली आपको देखने को मिलेगा, और ओसिस ऑब्वियसली कंडीशन को कर रहा है, और एल्कली का मतलब हम दूसरे वर्ड में उसको बोलते हैं बेस। सो इन दिस कंडीशन देयर इज ए इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ अल्कली। सो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, अल्कली क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाता है, और बेस, है ना। सो इस चीज़ के बारे में हमें देखना है। हमने बात की ये दोनों ही कंडीशन हमारे बॉडी के लिए एक हार्मफुल कंडीशन को क्रिएट कर सकता है। सो हम सिंपल सी बात करते हैं जो हमारा एसिड होता है, बहुत ही बेसिक टर्म में बोले तो। सो जो हमारा एसिड होता है वो कैसे होते हैं, कौन से नेचर के होते हैं। सो दे डोनेट H+, है ना, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। दे डोनेट H+, है ना। वही हम बात करें बेस के कंडीशन में, सो दे एक्सेप्ट H+, है ना, और they release OS minus ion in the aqueous solution, so they accept H+। ओके, सो ये एक बेसिक सा टर्म था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब हम बात करते हैं हमारे बॉडी के अंदर के बारे में, है ना, कि बॉडी में एक्चुअली इस चीज़ का क्या रोल है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हमारे बॉडी का एक नॉर्मल H+ आयन की अमाउंट कितनी है ना। सो नॉर्मल अमाउंट ऑफ H+ जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स आयन इन आवर बॉडी इज 0.000000004 इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना। अगर हम इसको दूसरे तरह भी लिखें, सो इट विल बी 40 नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना। सो एक्चुअली ये दिखने में डाटा बहुत बड़ा लगता है ना। सो देयर इज ए साइंटिस्ट दैट इज सोरेंसन, उन्होंने इस डाटा को सोचा थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं टू रिमेंबर दिस। सो एक्चुअली उन्होंने क्या किया, दोनों ही साइड दैट इज़ RHS साइड और LHS साइड, दोनों ही साइड उन्होंने H+ को जो थे हमारे वहाँ पे माइनस लॉग ले लिए, है ना। सो होगा क्या, अगर आप दोनों ही साइड माइनस लॉग लेते हो, सो व्हाट विल बी हैपन, माइनस लॉग H+ आयन कंसंट्रेशन, और माइनस लॉग अगर इस वैल्यू का आप लोगे कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 7.4, है ना। अभी भी ये डाटा उनके लिए बहुत ही बड़ा था क्योंकि वो ऑब्वियसली इसको छोटा करना चाह रहे थे और छोटा करना चाह रहे थे। सो उन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि ये जो माइनस लॉग है ये हाइड्रोजन का जो H+ का क्या है, पावर है। तो उन्होंने फिर यहाँ पे P को लाके इंट्रोड्यूस कर दिया, और यहीं से हमारा pH का जो हम बात करते हैं कि pH वर्ड देखने को हमें मिल गया। सो हियर pH इक्वल टू 7.4। और इसी तरह हम बात भी करते हैं जो हमारे बॉडी का एक नॉर्मल pH है, जो कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म होते हैं वो कौन से pH पे होते हैं, 7.4। और यहीं से इस चीज़ को हम बोल भी सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल अमाउंट ऑफ H+ आयन होता है वो 7.4 होता है pH के फॉर्म में, एंड देन उसकी जब हम कंसंट्रेशन बात करते हैं
it will be 40 nano equivalent per liter, that is 0.00000004 equivalent per liter. Okay, this is about the H plus ion concentration, normal H plus ion concentration. एक्चुअली ये जो डाटा है ये देखने में बहुत ही छोटा लग रहा है ना आपको, ये बहुत छोटा डाटा है ही, है ना। इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये जो डाटा है ना, ये जो अमाउंट है ये बहुत कम होता है, और इसकी वजह से ही, कम होने की वजह से इसकी थोड़ी सी भी जो फ्लक्चुएशन है हमारे बॉडी के अंदर एबनॉर्मलिटी क्रिएट कर सकती है। सो हम बात करते हैं जो हमारे जो डेली लाइफ में होते हैं, हम जब एसिडोसिस सुनते हैं और एल्कलोसिस सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जो पीएच आता है वो कुछ इस तरीके का आता है ना। हम बात करते हैं एसिडोसिस के केस में, है ना, एसिड के केस में और बेस के केस में। ओके, जो हमारे माइंड का जो डाटा आता है यही आता है ना कि 2, 3, 4, है ना, कुछ इस तरीके का डाटा आता है। और बेस के अंदर में जब हम बात करते हैं 9, 10, 11, है ना, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, इतना बड़ा ही फ्लक्चुएशन होता ही नहीं है ना, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है। कैसे होता है, अभी इस चीज़ को ध्यान से समझो। एक्चुअली मान लो ये हमारा एक नॉर्मल अमाउंट था प्रोटॉन्स आयन की, ठीक है। अगर मान लो इस अमाउंट में हम इसको 10 गुना बढ़ा दें, इफ़ वी मल्टीप्लाई बाई 10, सो व्हाट विल बी हैपन, एक्चुअली यहाँ से एक जीरो कम हो जाएगा, है ना। और जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, सो जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6.4 आ जाएगी, है ना, 6.4 आ जाएगी। सो बहुत ज़्यादा तो आपने चेंज नहीं देखा ना। तो और यही हम बात करें जब हम इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, इस वैल्यू को, नॉर्मल वैल्यू को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो एक और जीरो क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। उस केस में जो डाटा आएगा वो कितना आएगा, 7.4, सॉरी 8.4, 8.4। सो एक्चुअली यही कंडीशन को हम बोल रहे हैं एसिडोसिस और अल्कलोसिस। लेकिन आपने ये देखा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देखोगे, सो जो H+ की जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन जो pH का जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ही कम अमाउंट में हो रहा है ना। आप चीज़ ध्यान से देखो, क्योंकि हमने जब इसको 10 गुना बढ़ा दिया इस वैल्यू को, तो pH का फ्लक्चुएशन तो कितना हुआ, 1 के करीब मतलब कम हुआ है ना, 6.4 पे गया है। जब हमने इसको 10 गुना डिवाइड कर दिया है, सो वहाँ पे pH का फ्लक्चुएशन क्या हुआ, 8.4 तक गया है ना। अब ये देख लो pH का फ्लक्चुएशन कितना कम हो रहा है। सो जो हमारी बॉडी होती है उसको अपने जो pH, एक ऑप्टिमम pH है, उसको मैनेज करना होता है बहुत ही कम रेंज में। सो जो हम बात करते हैं एक नॉर्मल रेंज होता है, डैट इज 7.35 टू 7.45 की रेंज में ही मैनेज करना है ना। इसी रेंज में हमें अपने बॉडी की pH को मैनेज करना है। इसका मतलब ये नहीं कि एसिड है तो pH 2, 3, 4 हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। बेस है तो 9, 10, 11 हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। pH जो होगा वो उसमें लिटिल फ्लक्चुएशन होगा, और लिटिल फ्लक्चुएशन ही हमारे बॉडी के लिए एबनॉर्मलिटी क्रिएट कर सकता है। सो ये एक बेसिक सा टर्म था जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक्चुअली होता क्या है। अब हम बात करते हैं ये जो pH है, pH हमारे बॉडी में एक्चुअली फिजियोलॉजिकली होता क्या है, पहले ये चीज़ को देख लो आप, है ना। ये चीज़ मैं आपके साथ एक्सप्लेन शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, पहले ये देख लो। हम ये तो बोल रहे हैं कि हमने इतना मैनेज करना है ना, इतने लेवल पे लाना है। अब एक्चुअली क्यों लाना है और किस लिए हम ला रहे हैं, सो हम बात करते हैं। मान लो कि हमारा ये बॉडी के सेल्स हैं, है ना, कोई भी सेल्स हो सकते हैं, मायोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स, न्यूरॉन्स, है ना, ये सेल है हमारे बॉडी के। सो जब ये अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सो ये क्या बॉडी से निकालते हैं। अगर आप बहुत ही ये करोगे, अपने जो भी मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के बाद बॉडी से वो अपने सेल के अंदर से क्या एक्सक्रीट करते हैं, क्या एंड प्रोडक्ट होता है उनका। सो दे जो ऑब्वियसली CO2, है ना, CO2 एंड प्रोडक्ट की तरह वो निकालते हैं। ओके, सो व्हाट विल बी विद दिस CO2, इन CO2 के साथ होना क्या है अब। सो एक्चुअली दे विल रिएक्ट विद द वाटर, सो दे विल रिएक्ट विद द वाटर एंड दे विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड, दे विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड।
H2CO3 and it will be dissociate into HCO3 माइनस प्लस H प्लस. सो एक्चुअली हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी में एसिड को प्रोड्यूस कर रहे हैं. एवरी सेल प्रोड्यूस एसिड्स. पहला कंडीशन ये है ना, पहला कंडीशन आपको ये देखने को मिला. देन दूसरी कंडीशन ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड, लाइक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. आप एग्जांपल ले सकते हो मिथियोनिन, है ना. सो सेकेंड केस में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड्स, ब्रेकिंग डाउन ऑफ अमीनो एसिड्स. इसको हम AA से डिनोट कर रहे हैं, सल्फर कंटेनिंग, है ना. सो हमने उसका एग्जांपल क्या लिया, मिथियोनिन. सो व्हाट इट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म H2SO4, है ना. एंड जब ये डिसोशिएट होगा सो इट विल फॉर्म 2H प्लस प्लस SO4 माइनस, है ना. इस केस में भी हमने क्या बनाया, एसिड प्रोड्यूस किया. ओके. कंडीशन थर्ड, इन द केस ऑफ द कैटाबोलिज्म ऑफ फॉस्फोलिपिड वी ऑल्सो प्रोड्यूस एसिड. कैसे, सो हम बात कर रहे हैं कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड. What it will form, there is a when there is a breakdown of phospholipid, it will form phosphoric acid, it will form phosphoric acid, H3PO4, है ना. and it will converted or dissociate into 3H plus plus PO4 minus. In this case we also produce acid, है ना. कंडीशन 4, क्योंकि बहुत सारे कंडीशन होते हैं, है ना. मैं कुछ कंडीशन को बता रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, डैट इज सेवियर एक्सरसाइज, एक्सेसिव एक्सरसाइज, एक्सेस एक्सरसाइज, what we will produce lactic acid, isn't it. सो आप देख रहे हो सारे कंडीशन में हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम एसिड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना. ये हमारे बॉडी के अंदर में चल रहा है, कंटिन्यूसली हम एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं. अगर हम बाहर से बात करें, बाहर से जैसे हम एस्पिरिन लेते हैं, व्हाट इट विल प्रोड्यूस, सैलिसिलिक एसिड, है ना. देन हम बात करते हैं मिथेनॉल, it will be converted into the formic acid. So every time we are producing acid in our body. जब हम बात कर रहे हैं कि हम बार बार अपनी बॉडी के अंदर एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, बार बार हर कंडीशन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो हमारे बॉडी में, क्योंकि ये तो बहुत ही ख़राब चीज़ है ना, बार बार एसिड बन रहा है, ये बहुत ही ख़राब कंडीशन हो सकता है. लेकिन हम अपनी बॉडी को फिर इस चीज़ को हम टैकल कर लेते हैं, है ना. किस तरीके से टैकल करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने बोला कि एक नॉर्मल पीएच होना एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक नॉर्मल पीएच जो होता है हमारा 7.35 टू 7.45, है ना. लेकिन कंटिन्यूसली वी आर प्रोड्यूसिंग एसिड, ये कैसे होगा, ये मैनेज कैसे होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. और इसी चीज़ को हम समझेंगे कि हम जो हमारे बॉडी की कंपनसेटरी मैकेनिज्म होती है वो होता क्या है, वो किस तरीके से पीएच एसिड बेस को रेगुलेट करता है. ये मेजॉरिटी ऑफ मैकेनिज्म होते हैं, लेकिन हम जो इम्पॉर्टेंट होंगे उनके बारे में देखेंगे. अच्छा, ये चीज़ हो गया कि हमने ये चीज़ को बारे में देख लिया, ठीक है. हमने ये भी समझा कि ठीक है हम बॉडी में एसिड बना रहे हैं, हमें इसको रेगुलेट करना है. बट एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, हमने ये चीज़ बोला फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच का होना ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करना, क्यों ज़रूरी है, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, क्यों हम इतना पीएच को रेगुलेट कर रहे हैं. सो द क्वेश्चन इज़ हियर, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, डैट इज़ वाई
pH regulation वो डाटा दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट 7.35 to 7.45 इट्स सो मच इम्पॉर्टेंट। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इट्स सो मच इम्पॉर्टेंट। अभी इसका हमें आंसर करना है। एक्चुअली इसका आंसर जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंजाइम। हम अपने बॉडी के अंदर डिफरेंट एंजाइम को जानते हैं, है ना, और बिना एंजाइम के हमारा जो बायोकेमिकल रिएक्शन वो होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो जो इसका आंसर हो जाता है, अगर हम बात करें इसका सिंपल सा अगर आंसर देंगे, सो इसका आंसर होगा फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन। अब ये बायोकेमिकल रिएक्शन कौन करता है? ऑब्वियसली एंजाइम्स। और ये एंजाइम के लिए ही इम्पॉर्टेंट है इस पीएच का होना। अब ये कैसे डिपेंड करता है एंजाइम पे, ये पीएच का, ये सबसे बड़ा, इन दोनों में रिलेशन क्या है एंजाइम और विद दिस पीएच, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो एक्चुअली हम बात बोलते हैं आवर बॉडी एंजाइम आर डिज़ाइन, एक्चुअली जो हम बात करते हैं जो हमारे बॉडी के जो एंजाइम होते हैं वो डिज़ाइन ही ऐसे किए गए हैं बाय द नेचर आर सच ए वे इन द पीएच ऑफ 7.35 to 7.45 मोस्ट ऑफ द बॉडी एंजाइम आर इन द फंक्शनल स्टेट, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। जो हमारे बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं इस पीएच में फंक्शनल स्टेट में होते हैं, और जब इसकी या तो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए वो इनएक्टिव हो जाते हैं। और बिना एंजाइम के होते, जब एंजाइम ही इनएक्टिव नहीं होगा तो हमारे अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन ही नहीं होगा। और ऑब्वियसली हमें पता है हमारे बॉडी के अंदर जो भी अगर हम बात करते हैं मसल बिल्डिंग हो रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है ना, डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, वो एंजाइम के थ्रू ही हो रहे हैं, और बिना एंजाइम के तो कुछ भी नहीं होगा। सो ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम बोल रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो एंजाइम हैं वो 7.35 to 7.45 में ही फंक्शनल स्टेट में होते हैं। ये बहुत बड़ा ही क्वेश्चन है। अब हम इस चीज़ को देखेंगे, हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। सो मान लो ये एक एंजाइम है, सो मान लो ये एक एंजाइम है, कोई भी हो सकता है। इन दिस एंजाइम A plus B goes and it will converted into C plus D, है ना, C plus D ऐसा होता है। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो जो यहाँ पे ये जो एंजाइम होते हैं, ऑब्वियसली एंजाइम क्या है, प्रोटीन नेचर के होते हैं ना। अब प्रोटीन कैसे होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन होता है ना, पॉलीपेप्टाइड की एक चेन होती है। और ये जो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन होती है वहाँ पे क्या होते हैं, ये हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, एंड दे डिटरमाइन द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स। इट इज लाइक दैट, दे डिटरमाइन द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स, एंड इफ द प्रोटीन आर properly folded it will work as good। ओके, अब कंडीशन पहले कंडीशन में मान लो कि हमने एक्सेस अमाउंट में H प्लस डाल दिया, ठीक है। सो बॉडी में एक्सेस अमाउंट में H प्लस है, जो कि हमारा कंडीशन है एसिडोसिस। सो इस कंडीशन में होगा क्या, एक्चुअली जो ये जो फ्री H प्लस है ये इस H प्लस के साथ क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे, और ये क्या करेंगे, यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। और ये जो फोल्डिंग है ये एबनॉर्मल हो जाएगा। जब ये फोल्डिंग एबनॉर्मल हो जाएगा, फोल्डिंग प्रोटीन का जो फोल्डिंग है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, सो वो क्या करेगा, ये हमारा एंजाइम फंक्शनली इनएक्टिव हो जाएगा, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। एक कंडीशन पहला था जिसमें
हमारा एसिडोसिस हो रहा था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दूसरे कंडीशन में, ये पहला कंडीशन था, दूसरे कंडीशन में वो एल्कोलोसिस हो रहा है। सो एल्कोलोसिस में क्या होगा, सो इस कंडीशन में ये जो H+ है ये क्या हो जाएंगे, इस फोल्डिंग से क्या हो जाएंगे, एस्केप आउट हो जाएंगे, लीच आउट हो जाएंगे। और ऑब्वियसली इस कंडीशन में भी क्या होगा, सेम ही चीज़ होगा, डैट विल बी द फोल्डिंग का एबनॉर्मेलिटी होगा। और फोल्डिंग की एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी जो हमारा एंजाइम होता है वो इनएक्टिव हो जाएगा, और बिना एंजाइम के हमारे कोई भी बॉडी का बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगा। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम ये चीज़ होती है कि जो हम पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीज़ को समझना कि क्यों ये चीज़, इस चीज़ की सिग्निफिकेंस क्या है। सो हम इस चीज़ को हमने देखा कि हमारे एंजाइम जो होते हैं, जो हमारे एक ऑप्टिमम पीएच में एक फंक्शनल स्टेट में होते हैं, लेकिन जब उसकी या तो अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो उस केस में वो क्या होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो उसके प्रोटीन की फोल्डिंग में एबनॉर्मलिटी क्रिएट होता है उसकी वजह से वो एंजाइम इनएक्टिव होते हैं, और इनएक्टिव होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर वो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड बेस का जो बैलेंस होता है वो किस तरीके से होता है। सो हम बात करते हैं 3 वे से होता है, ठीक है। 3 चीज़ मिल के इस पीएच को ऑप्टिमम करते हैं। सो पहला चीज़ जो है, द फर्स्ट वन इज़ केमिकल बफर सिस्टम। ये हमारे बॉडी के अंदर ही है सारी चीज़। सो केमिकल बफर सिस्टम पहला। दूसरा हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। थर्ड वन इज द रीनल सिस्टम। है ना। ये तीनों सिस्टम मिलके हमारे बॉडी के अंदर एसिड बेस के बैलेंस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम इसको टॉपिक्स में डाल देते हैं, डैट इज़ रेगुलेशन ऑफ पीएच। ये 3 सिस्टम मिलकर रेगुलेशन ऑफ पीएच को मेंटेन करते हैं। अब हम इस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, ये अलग अलग एक्सपेक्ट में चले जाते हैं, और देन इनकी जो सिम्टम होते हैं, इनके टाइप्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, जो जिसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। देन हम इस चीज़ को एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। सो हमने ये चीज़ को बोला था, जैसे कि हमारे बॉडी में से मोस्ट ऑफ द सेल व्हाट दे विल प्रोड्यूस, they will obviously produce CO2 and CO2 will react with water, है ना, and it will produce carbonic acid H2CO3 and it will further dissociate into H plus HCO3 माइनस, है ना। सो ये केमिकल रिएक्शन में बॉडी के अंदर हो रहा है। जब H+ बढ़ेगा सो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा पीएच क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। जब H+ घटेगा उस कंडीशन में हमारा पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन भी हमने पता है, जो हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि नॉर्मल अमाउंट कितना होता है CO2 का, है ना। सो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करते हैं। ये बात करते हैं HCO3, बाइकार्बोनेट आयन और प्रोटॉन्स आयन, ठीक है। सो जो CO2 का नॉर्मल अमाउंट होता है हमारे बॉडी के अंदर, इट इज़ 33 to 45,
ओके। बाइकार्बोनेट आयन की जो नॉर्मल अमाउंट होती है हमारे बॉडी के अंदर दैट इज़ 22 to 28। ये डाटा भी हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं ये जो हमारा एसिडोसिस होता है और एल्कलोसिस होता है वो कितने टाइप के होते हैं, हम इस चीज़ को अब देखते हैं। ओके, सो जो हम बात करते हैं जो हमारा एसिडोसिस होता है और एल्कलोसिस होता है उनको हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेन वर्क, जो कि हम बात कर रहे थे रीनल सिस्टम एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स को हम देख लेते हैं। सो पहला टाइप होगा दैट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, है ना। सो इस कंडीशन में क्या होता है एक्चुअली, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप इस कंडीशन को समझ लो। सो जो हम रेस्पिरेशन की जब भी बात करेंगे हम CO2 की बात करेंगे, और जब भी हम बात करेंगे मेटाबॉलिक की बात करेंगे दैट इज़ रीनल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म वहीं से होता है। सो वहीं से जो हम बात करते हैं वो एक्सक्रीशन हो रहा है, ऑब्वियसली इस चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे। सो उस केस में हम बाइकार्बोनेट आयन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो एसिडोसिस में क्या हम CO2 था वो क्या बना रहा था, H+ आयन बना रहे थे। तो ऑब्वियसली जो एसिडोसिस है तो ये कौन से कंडीशन में होगा, वैसे कंडीशन में होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जब हमारा CO2 का लेवल हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। और ये हमने जो बात की एक डाटा दैट इज़ 33 to 45 से कितना हो जाता है, ये 45 से अमाउंट जब ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में ये जो हमारा कंडीशन होता है दैट इज़ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। देन हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, इस केस में क्या होता है CO2 का अमाउंट क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर घट जाता है, दैट इज द अमाउंट विल बी लेस देन 33, सो इट विल कॉज रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। थर्ड टाइप ऑफ बात करें एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस, इट विल बी मेटाबॉलिक नाउ एसिडोसिस। इट विल बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब हम बात कर रहे हैं बाइकार्बोनेट आयन की बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो मेटाबॉलिक की बात कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो कब होगा, वो तब होगा जब हमारा बाइकार्बोनेट आयन की अमाउंट हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के एंटागनिस्ट हैं, है ना। और कितने कम हो जाएगी, दैट विल बी लेस देन 22, है ना। एंड द मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कब होता है, जब इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, है ना। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, है ना। एल्कलोसिस ये कब होगा, उस केस में होगा जब हमारे बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन या अमाउंट बढ़ जाएगी। इट विल बी द अमाउंट विल बी ग्रेटर दैन 28, है ना, ग्रेटर दैन 28। सो ये हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एसिडोसिस और एल्कलोसिस। सो हमने इनके बारे में डिस्कस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इनको बार बार समझ लो, है ना। ये चीज़ एक मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारे बुक्स में बहुत ज़्यादा वर्ड्स में लिखे होते हैं, समटाइम आपको मिसकन्फ्यूजन हो सकता है। सो आप जब इसको मैंने सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश की, बहुत ईजी है। अगर आप इसको समझ लेते हो तो अपने एग्ज़ाम में बहुत ही सिंपली तरीके से आप थ्योरेटिकल पार्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब हम कंडीशन के बारे में बात करते हैं। सो एक्चुअली बाइकार्बोनेट करता क्या है, हम इस चीज़ को ऊपर में देख लेते हैं। सो बाइकार्बोनेट करता क्या है, जब इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी सो इट विल कॉज एसिडोसिस, ठीक है। और जब इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी सो इट विल कॉज एल्कलोसिस। सो इसकी अमाउंट घटती कब है ना,
एल्कोलोसिस में ऑब्वियसली घटेगी। कैसे घटेगी? सो व्हाट इट विल डू, इट विल बाइंड विद द H+ आयन, है ना, H+ आयन से बाइंड कर लेगा और H+ की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सो इट विल कॉज एल्कोलोसिस। और जब इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी सो इट विल कॉज एसिडोसिस। बहुत ही सिंपल है। और जब ये इसकी अमाउंट बढ़ेगी सो pH घट जाएगा, इसकी अमाउंट जब घटेगी सो pH बढ़ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक छोटी सी डाटा को लेते हैं ना, ये आर्बिट्रेरी वैल्यू है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, मैंने बस इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिया है। सो मान लो कि 2 कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है। केस 1, उस केस में क्या है, एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है, एक इंसान है, उसकी pH जब डायग्नोज की गई वो कितनी थी, 7.28, ओके। एंड देन उसके बॉडी में ऑब्वियसली डिफरेंट तरह के टेस्ट करने के बाद हमने बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन पता की, अमाउंट पता की, और हम बात करते हैं CO2 की अमाउंट को पता की। सो इस केस में जो ये पर्सन 1 था उसकी pH कितनी थी, 7.28 थी। फिर हम उसकी बात करते हैं बाइकार्बोनेट की जो अमाउंट थी वो कितनी थी उनके में, डेट इज 16, ओके। एंड हम फिर बात करते हैं CO2 की जो अमाउंट थी वो कितनी थी, 28। सो ये क्या है, और अब हमें याद करते हैं जो हमारा एक नॉर्मल वैल्यू था, डेट इज 7.35 to 7.45, है ना। इससे अगर कम होता है सो एसिडोसिस, इससे अगर बढ़ जाता है सो क्या होता है, एल्कोलोसिस। सो इससे ये कम है ना। तो ये क्या है हमारा, ये कौन सा कंडीशन है, ये हमारा एसिडोसिस है, इट इज एसिडोसिस, ओके। अभी देखो बाइकार्बोनेट की जो अमाउंट है हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कम है, नॉर्मल रेंज से कम है। सो इसकी जब अमाउंट कम होगी सो क्या होगा, ये ऑब्वियसली एसिडोसिस है, लेकिन किसके वजह से हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है ना। सो इट विल बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो हम बात करते हैं, मैं पहले आपको ये बताता चलूँ, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जो हमारा रीनल सिस्टम है दोनों मिल के काम करते हैं, है ना। दोनों मिल के एसिड बेस को क्या करते हैं, मेंटेन करते थे, जिससे हमने ऊपर में बात की थी, बफर सिस्टम भी मिल के करता है ना। सो इस केस में क्या हुआ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब ये देखो CO2 ये नॉर्मल रेंज से क्या है, ऑब्वियसली अगर आप ध्यान दोगे तो ये नॉर्मल रेंज से ये भी कम है ना। सो इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि ये इसका एंटागोनिस्ट है, सो इट विल कॉज रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। सो इट इज रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। अब ये देखो कंडीशन। सो एक्चुअली इस पर्सन में क्या हो रहा है, एसिडोसिस का कंडीशन क्रिएट हुआ, किसके वजह से हुआ, ये देखो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मतलब रीनल सिस्टम की वजह से हुआ है। और इस सिस्टम, इसकी जो pH है उसको कौन मेंटेन कर रहा है, सो देखोगे जो pH जो एसिडोसिस होगा सो जो दूसरा सिस्टम है वो एल्कोलोसिस करेगा, और जब दूसरा सिस्टम जब एल्कोलोसिस करता होगा सो अगला जो सिस्टम होगा वो एसिडोसिस करेगा। एक वाइस वर्सा सिस्टम होता है ना। मान लो कि ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, R से डिनोट करते हैं, और हमारा रीनल सिस्टम है या मेटाबॉलिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर ये एसिडोसिस क्रिएट कर रहा है सो ये कंपेंसेटरी मैकेनिज्म में अल्कोलोसिस करेगा। अगर ये अल्कोलोसिस कर रहा है एक्सेस अमाउंट में सो ये कंपेंसेटरी मैकेनिज्म में क्या करेगा, एसिडोसिस कॉज करेगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है समझना, ओके। अब देखो, है ना। सो आपने यहाँ क्या देखा, इस पर्सन को एसिडोसिस था, किसके वजह से हुआ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस था ना, रीनल सिस्टम की वजह से हुआ था, और उस सिस्टम के वजह से हुआ था। सो इस पर्सन में जो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो वो क्या कर रहा है, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। ये पहला pH, ये बस एक छोटा सा वैल्यू था, मैं आपको बस समझाने के लिए कर रहा था, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैं फिर से आपको ये बात को बोलूँगा। सेकेंड कंडीशन, सो द सेकेंड कंडीशन में pH क्या है, वो pH है
49, ठीक है। और इस केस में भी जो बाइकार्बोनेट आयन की जो अमाउंट है वो सेम होगी और CO2 की अमाउंट सेम होगी, ठीक है, अमाउंट सेम होगा। सो ये कौन सा कंडीशन है, ये हमारा एल्कलोसिस है, ये हमारा एल्कलोसिस है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, हम इसको यहाँ पे सिंपल से लिख देते हैं, इस कंडीशन में बाइकार्बोनेट के कंडीशन में क्या हो रहा है, क्योंकि अमाउंट सेम है तो कंडीशन भी सेम होगा। सो इट विल बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड इट विल बी रेस्पायरेटरी एल्कलोसिस। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, एल्कलोसिस हो रहा है। सो एल्कलोसिस कौन कर रहा है, रेस्पायरेटरी सिस्टम कर रहा है। और उस सिस्टम का क्योंकि रेगुलेशन करना इंपॉर्टेंट है, सो उस सिस्टम के लिए कंपनसेटरी मैकेनिज्म कौन परफॉर्म कर रहा है, वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर रहा है, डेट इज रीनल सिस्टम कर रहा है। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है कि एसिडोसिस कौन कर रहा है। जो एसिडोसिस कर रहा है वो उसके अगेंस्ट में जो दूसरा सिस्टम क्या करेगा, कंपनसेटरी मैकेनिज्म के फॉर्म में एल्कलोसिस करेगा। और जो मान लो दूसरा सिस्टम एल्कलोसिस कर रहा है, सो उसके रिस्पॉन्स में दूसरा सिस्टम कंपनसेटरी मैकेनिज्म में एसिडोसिस कॉज करेगा। सो दिस इज शुड बी क्लियर टू एवरीवन, ओके। सो हमने बात किया रीनल सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम थोड़ी सी छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं जो हमारा केमिकल बफर सिस्टम होता है, ठीक है। सो जो हम बात करते हैं जो हमारा केमिकल बफर सिस्टम है, ये हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस की बात करें, हमारे एसिड बेस रेगुलेशन में बात करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट जो हमारा केमिकल बफर सिस्टम में क्या क्या आते हैं, सो हम बोल रहे हैं केमिकल बफर सिस्टम, केमिकल बफर सिस्टम। सो हम बोल रहे हैं ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। दूसरा, इस केमिकल बफर सिस्टम में, और ऑब्वियसली ये बफर क्या होते हैं, ये बफर एक ऐसे केमिकल होते हैं दैट रेसिस्ट चेंज इन द पीएच, है ना, जो पीएच को चेंज नहीं होने देते हैं, है ना, उन्हीं को हम बफर कहते हैं। एक सिंपल से वर्ड में अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो देन इनमें क्या क्या हमें आते हैं जो हमारे बफर की तरह हमारे बॉडी के अंदर काम करते हैं। द एग्जाम्पल विल बी लाइक बाइकार्बोनेट बफर, बाइकार्बोनेट बफर, फॉस्फेट बफर, फॉस्फेट बफर, है ना। देन इट विल बी लाइक प्रोटीन बफर, है ना, है ना। सो ये हमारे कुछ केमिकल बफर सिस्टम के बारे में हमने कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में देखा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। सो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारे एसिडोसिस जो होते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और क्या, क्योंकि हमने बस एक ओवरव्यू लिया है, एक छोटा सा बस समझने की कोशिश की ये चीज़ होती क्या है। देन हम इसकी डिफरेंट और भी टाइप्स देखेंगे जो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के क्या टाइप होते हैं, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के क्या टाइप होते हैं, फिर हम बात करें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के क्या टाइप होते हैं, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के क्या टाइप होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस।